ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जिंदा अंग्रेजों को कलेजा फाड़ के खा जाए। स्वतंत्र सावरकर वीरा या मातेचा पुत्र या मातीचा हिरा खबरदार। नमस्कार मित्रों, कल 22 मार्च को एक फिल्म रिलीज हुई, स्वातंत्र्य वीर सावरकर। सावरकर जी का नाम प्रचलित नाम है, लोकप्रिय है और ये बायोपिक है उनके ऊपर। तो मैं जो वीडियो में बात करता हूं, मैं उसे समीक्षा या रिव्यू का नाम नहीं देना चाहता, बल्कि कोई वेब सीरीज या फिल्म देखकर मुझे कैसा लगा, मुझे उसमें क्या अच्छाइयाँ नज़र आई या क्या उसका माइनस पॉइंट्स है, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि एक दिन पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे फिल्म देखने की, यानी थर्सडे से ही शो का पता ही नहीं चल रहा था। मतलब एक भेदभाव किया जाता है, फिल्मों को कितने शोज देने हैं, टाइमिंग उसका क्या होगा। अंततः कल 4 बजे का शो मिला, इसीलिए एक दिन बाद वीडियो बनाना पड़ रहा है। 2 शो मात्र हमारे जो पास के थिएटर है उसमें मात्र 2 शो मिले हुए हैं। बाकी एवरेज फिल्मों को 4-4, 5-5 शो, और उस फिल्मों को प्रमोट करने के लिए एक पर एक टिकट फ्री भी। फिल्म लंबी है, 3 घंटे की फिल्म है, और एक व्यक्ति के जीवन को दर्शाना 3 घंटे में मुश्किल काम है। लेकिन रणदीप हुड्डा ने जो मेहनत की है, चाहे एक एक्टर के तौर पर या एक डायरेक्टर के तौर पर, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने ही वीर सावरकर की भूमिका निभाई है, जवानी से लेकर अंतिम बुढ़ापे तक की भूमिका निभाई है। एक सुधारक के तौर पर, सोशल रिफॉर्मर के तौर पर, फ्रीडम फाइटर तो वो थे ही। फिर जेल में जो यातनाएं उनको दी गई, फिर इंग्लैंड में कैसे उस समाज के साथ मिलते हैं, खान पान, पोशाक, सब चीज़ों में। तो इन सारी चीज़ों को समेट लेना मुश्किल काम है। लेकिन एक निर्देशक के रूप में रणदीप हुड्डा ने प्रतीकों का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे सीन्स में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। फिल्म की शुरुआत होती है प्लेग से। महामारी हुआ करती थी उस समय, और उनके जीवन में प्लेग के कई दौर आए हैं। यहाँ तो एक ही दिखाया गया, लेकिन वह भी एक प्रतीक है। उनके पिताजी गुजरते हैं, और प्लेग जैसी महामारी में ब्रिटिश रूल की बर्बरता, ब्रिटिश पुलिस का जो अत्याचार है, वो एक किशोर सावरकर के मन में भारत की गुलामी और अंग्रेजों की बर्बरता, ये चीज़ें एक किशोर मन में जब पनपने लगती है, तो इसको बड़े अच्छे से दर्शाया है कि कैसे वो एक क्रांतिकारी हुए। और मैं इस फिल्म में सिर्फ 2 कलाकारों की चर्चा करूंगा, रणदीप हुड्डा और अमित सियाल। अमित सियाल ने विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई की भूमिका निभाई है, बाबूराव सावरकर, ऐसा ही कुछ नाम है उनका। जबरदस्त एक्टिंग की है अमित सियाल ने भी, जबरदस्त, जितनी तारीफ की जाए कम है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जो बाबूराव सावरकर थे, उनका भी योगदान बहुत ही जबरदस्त रहा है। एक सीन है, वो भी सेलुलर जेल काला पानी में ही हैं, उनके बड़े भाई भी, और बाद में विनायक दामोदर भी पहुंच जाते हैं वहीं पर सेलुलर जेल में। दोनों एक ही जेल में हैं, लेकिन 9 साल के बाद दोनों भाइयों की मुलाकात होती है। ये उदाहरण दिया मैंने, सावरकर जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई। लेकिन अब सावरकर को किस रूप में दिखाया जाए? आजकल ही नहीं, उनके
जेल के दिनों से ही ये नाम ही बदनाम हो गया था। किन कारणों से बदनाम हुआ था उसकी भी कुछ झलक आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। और जो एक इंट्रोडक्शन होता है ना एक पर्सन का, तो शुरू के ही दृश्यों में दिखाया गया भगत सिंह को, और उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्रांतिकारी बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। वो कहते हैं कि मैंने एक पुस्तक पढ़ी 1857, द फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। 1857 अकॉर्डिंग टू वीर सावरकर एक सिपाही मिटनी ही सिर्फ नहीं था, बल्कि वो स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन या उस आंदोलन की शुरुआत थी। वीर सावरकर की लिखी हुई इस पुस्तक ने ना सिर्फ भगत सिंह को बल्कि हजारों क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात जो सावरकर जी की थी, सच्चाई है ये, फिल्म में भी दिखाया गया, वो जाति पाति को नहीं मानते थे। फिल्म में एक डायलॉग भी है, गांधी जी के साथ उनका डायलॉग है कि जो शादियां होती हैं उनमें बस जाति के बंधन को तोड़ दो, 4 दशकों में सब जाति को भूल जाएंगे और सब सिर्फ हिंदू बनकर रहेंगे। अंधविश्वास को नहीं मानते थे, छुआछूत को नहीं मानते थे, और इसके लिए उन्होंने कदम भी उठाए। जो नीची जाति के लोग थे उनके साथ बैठकर खाना खाया, उनके लिए मंदिर बनवाए, पतित पावन मंदिर। और उनका 2 चीजें उनके साथ जो जुड़ी हुई थी, एक अभिनव भारत, उनकी जो एक संस्था थी अभिनव भारत, और बाद में वो हिंदू महासभा से जुड़े। हिंदू महासभा से जुड़ने के कारण ही जो सावरकर नाम है वो नाम से ज्यादा बदनाम है। फिल्म में भी दिखाया गया है कि सेलुलर जेल में उन पर जो अत्याचार हुए, उनको जो यातनाएं झेलनी पड़ी, वो तो थी ही। जेल से छूटने के बाद भी उनकी सजा समाप्त नहीं हुई थी। वो नाम ही ऐसा बदनाम हो गया। भाई डॉक्टर है लेकिन उसके पास पेशेंट नहीं आता है। सावरकर जी की सारी डिग्रियां रद्द कर दी जाती है। उनके जो ग्रेजुएट की डिग्री थी उसको भी रद्द किया जाता है। उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी लंदन में, उसको भी रद्द कर दिया जाता है। उन्हें कोई काम भी नहीं मिलता। ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ी जेल से निकलने के बाद। ये सब दिखाया गया फिल्मों में, और ये सच्चाई भी है। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा विक्रम संपत, डॉक्टर विक्रम संपत का, जिनकी किताबें चल रही हैं आजकल बाजार में, मैंने भी पढ़ी हैं वीर सावरकर जी के ऊपर। ये सब घटनाएं सही में हैं। और कुछ दृश्य, जैसे जेल में उनकी यातनाओं का दृश्य, उनको जो खाना दिया जाता है, और वो सेल जिसको बोलते हैं, काल कोठरी, ये सारे दृश्य जो बड़े मार्मिक दृश्य हैं। कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़े सावरकर। अब ये एक बड़े रहस्य की बात है कि ऐसे बदनाम व्यक्तित्व को वीर किसने कह दिया? वीर सावरकर। नाम तो उनका था विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर। तो उनकी वीरता जो है वो यही समाहित है, जाति पाति को तोड़ने में, छुआछूत को नहीं मानने में, अंधविश्वास को नहीं मानने में, और यदि देश को आजाद करना है तो अंग्रेजों से लड़ना होगा। फिल्म में कुछ दृश्य हैं। वैसे मैं यहां भी बता दूं, बाल गंगाधर तिलक को दिखाया गया है उनके राजनैतिक गुरु के रूप में। उनका वो भाषण भी दिखाया गया, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। सावरकर जी उससे प्रभावित हुए। लेकिन कुछ दृश्य, चूंकि मैं फिल्म की बात कर रहा हूं, तो कुछ दृश्य जो है वो बड़े अच्छे हैं, हार्ट टचिंग, इनग्रॉसिंग, और वो दृश्य आपको बार बार देखने की इच्छा होगी।
गांधी जी के साथ जो उनका 2-3 मिनट का सीन है 2 बार, वो भी काफी अच्छा है। भगत सिंह और सुभाष चंद्र जो राष्ट्र प्रेमी है ना, देशभक्त हैं, बहुत अच्छा लगेगा वो आपको। सुभाष चंद्र बोस से बात करते हैं, भगत सिंह से बात करते हैं। वैसे कुछ लोगों का तर्क है कि ये काल्पनिक है, कभी नहीं मिले वो भगत सिंह से, लेकिन ये फिल्म में दिखाया गया और फिल्म का ये हाईलाइट है। ये फिर लेनिन से मिलते हैं पेरिस में, और लेनिन से वो बम बनाने की विधि जानना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है वो भी, लेनिन से मिल रहे हैं। और ये दिखाया गया कि सावरकर जी में एक खूबी थी, विशेषता थी, उनके बात करने का जो तरीका था, जो उनकी कला थी बात करने की, उससे वो अंग्रेज को भी कन्विंस कर लेते थे। एक सीन है, यदि आप फिल्म देखें तो वो दृश्य है, आपको वो दृश्य बहुत अच्छा लगेगा। अंग्रेज यदि उनको बोलने देते हैं तो अंग्रेज भी कन्विंस हो जाता है और बोलता है कि ये सबसे खतरनाक आदमी है, सबसे खतरनाक आदमी, इसको कहीं किसी तरह की रियायत मिलनी ही नहीं चाहिए। ये सारी चीजें फिल्मों में दिखाई गई। और फिल्म का मुख्य बिंदु क्या है? अहिंसा और सत्याग्रह से ये आजादी नहीं मिली है। बस यहीं से वीर सावरकर का विरोध प्रारंभ होता है। गांधी जी और गांधी जी के जो मानने वाले थे, उनके विचार को जो मानने वाले थे, उनकी लड़ाई एक तरफ थी, लेकिन दूसरी तरफ इस फिल्म में दिखाया गया जितने लोगों को फांसी लगी, चापेकर बंधु, मदनलाल ढींगरा, भगत सिंह, खुदीराम बोस, इन सबों को फांसी पर चढ़ते हुए दिखाया गया। उनके योगदान का क्या? उनका योगदान कुछ नहीं था। ब्रिटिश सरकार में जिन लोगों ने एक आतंक फैला दिया, एक खलबली मचा दी, कुछ सोचने को विवश कर दिया, उसका योगदान कुछ नहीं। फिर याद कीजिए, फिल्म में दिखाया गया है रॉयल इंडियन नेवी रिन का जो वहां जो बगावत हुई, ये सारी चीजें आजादी मिलने में एक महत्वपूर्ण कारक थे। ये सारी चीजें थे। तो अहिंसा से आजादी नहीं मिली। जो सशस्त्र क्रांतिकारी थे, उनका भी योगदान आजादी मिलने में है, ये सावरकर का मानना था। और ये फिल्म की मुख्य कहानी है। सबको दिखाया गया, चापेकर बंधु वगैरह सबको दिखाया गया फांसी पर। और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में, उसका तो एक अलग ही इम्पैक्ट है, जबरदस्त इम्पैक्ट है। एक गाना भी है, देशभक्ति का गाना है। और फिर सावरकर जी बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने जो कविताएं लिखी और उनकी कविता जो मराठी में है, उस मराठी में उसको जो संगीतबद्ध करके लाया गया है, और वो उसका फिल्म में प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है। तो ये सारी चीजें फिल्मों में है। बहुत लंबी फिल्म है, कहीं कहीं आपको थोड़ी सी उकताहट भी महसूस होगी, कहीं कहीं बुरा भी लगेगा। तो बुरा लगना तो फिल्म के निर्देशक की विशेषता है कि आपको बुरा लगे, आपको दर्द महसूस हो। तो ये पूरी फिल्म है। अब एक सबसे खास बात, सावरकर जी यदि विवाद के केंद्र में रहे हैं, या सावरकर जी की जो सतत आलोचना होती रहती है, होती आई है, उसके 2 कारण हैं। पहला, उन्हें कहा जाता है माफी वीर, कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगकर रिहाई ली जेल से। इसका स्पष्टीकरण आ चुका है दोस्तों, पुस्तकों में भी और फिल्म में भी दिखाया गया है। कम दिखाया गया है, वो एक लीगल एंगल है। उनको रिहाई सशर्त मिली,
कंडीशनल रिहा हुए वो। शर्त क्या थी कि उनको एक सीमा में, रत्नागिरी में, वहीं पर रहना है, उस जिले से बाहर उनको नहीं निकलना है। 5 साल तक वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते, किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हो सकते, कोई राजनीतिक गतिविधि में वो जुड़ नहीं सकते। इन चीजों को उन्होंने स्वीकार किया। क्या ये माफी है? ये तरीका होता था अंग्रेजों का। माफी उन्होंने नहीं मांगी, और यदि ये माफी थी तो ऐसी माफियां बहुत सारे लोगों ने मांगी हैं। दूसरा, हिंदूवादी होने का, मुस्लिम विरोधी होने का। फिल्म में बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं। जिन्ना के साथ वार्ता, गांधी जी के साथ वार्ता में वो अपना दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि यदि खिलाफत मूवमेंट बंद हो जाए तो मैं भी हिंदू सभा बंद कर दूंगा। अंतिम बिंदु पर मैं आता हूं। हिंदू की परिभाषा, हिंदू को डिफाइन करते हैं वीर सावरकर इस फिल्म में। एक स्पीच के तौर पर उसको दिखाया गया कि हिंदू कौन है। हिंद में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, हिंद की भूमि को जो भी पितृभूमि मानता है, पवित्र भूमि मानता है, वो हिंदू है। सावरकर जी का जो जीवन था, और उनका जीवन विवादास्पद बना दिया गया। आप लोगों की राय होगी, आप लोग पसंद करेंगे तो उनके जीवन पर मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ पढ़ चुका हूं उनके बारे में। कुछ प्रमुख प्रमुख बिंदुओं को मैं आपके सामने लाकर रखूंगा। सरकारों की प्रवृत्ति दिखाया गया इस फिल्म में कि वो लियाकत अली, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आते हैं भारत 5 दिन के दौरे पर। सुरक्षा कारणों से वीर सावरकर को हिरासत में ले लिया जाता है। लियाकत अली पाकिस्तान लौट जाते हैं, लेकिन मुंबई प्रशासन भूल जाती है कि उन्होंने सावरकर जी को जेल में भी बंद किया था। और 100 दिन, आजादी के बाद की बात है ये, 100 दिन बिना वजह सावरकर जी को जेल में रहना पड़ा। सारी चीजें हैं फिल्म में। एक तरह से मैं कहूं अपनी भाषा में, आई ओपनर, कि जो लोग सावरकर जी को नहीं जानते हैं, अब आप बायस्ड हो जाएंगे तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन तटस्थ होकर, न्यूट्रल होकर हमें इस व्यक्ति को जानना है, समझना है कि इसके बारे में ये बातें क्यों हो रही हैं। तो आप जाकर ये फिल्म देखें। सावरकर जी के ऊपर है तो उन्हीं का दृष्टिकोण है, लेकिन काउंटर जो आउटलुक है उसको भी जगह मिली है। एक बार फिर से मैं रणदीप हुड्डा की तारीफ करूंगा। बेहतरीन अभिनय, लाजवाब निर्देशन, अमित सियाल का बेजोर अभिनय, जबरदस्त। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार। Quite frankly, sir, he's the most dangerous man I've ever met. Because in just one meeting, he almost had me convinced that we are in the wrong.